हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। हम अब आ गए हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव पर। यह हमारा जो सफ़र है उसमें हम काफ़ी आगे आ गए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 52 है वहाँ पर मेंशन है, ठीक है, कि एक टिटुलर हेड ऑफ स्टेट होगा जो कि प्रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, यही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा और ये कहीं कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट के बाद ही आते हैं डायरेक्ट। कुछ यहाँ क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ ही हो। ठीक है, जैसे कि जस्ट सोली प्रिंसिपल जो कि यूएसए का है, ठीक है, जस्ट सोली, उसमें ये रहता है कि जो पर्सन बाय बर्थ अमेरिका का सिटीजन है बस वही प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन भी अगर कोई पर्सन सिटीजन बना है तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। फिर यहाँ पर एज उसकी 35 होनी चाहिए और वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ही हो लोकसभा का, बट उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई एक्वायर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है तो उसको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो किसी भी हाउस का या स्टेट लेजिस्लेचर का अगर वो मेंबर है तो फिर उसको उसकी वो सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और देन उसके बाद फिर वो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखना है कोई सा भी, और फिर उसको जो भी ऑफिशियल रेसिडेंस मिलेगा उसमें उसको रहना है, और जो भी उसको अलाउंसेस मिलेंगे, एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, वो उसको लेना है। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है अलाउंसेस को। इनको कम नहीं कर सकते ड्यूरिंग हिज टर्म। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस कितनी रहती है? 5 साल। 5 साल तक कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, हालांकि ये री इलेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, री इलेक्ट भी हो सकता है कितनी ही बार। ओके, लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में सिर्फ 2 बार ही कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी बार वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है वो। यहाँ पर कितनी ही बार चाहे तो वो 5-5 साल तक प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, और वो चाहे तो रिजाइन भी कर सकता है 5 साल से पहले। किसको रिजाइन करता है? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिजाइन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, आपस में ये लोग रिजाइन करते हैं। और अगर इनको रिमूव करना है किसी प्रेसिडेंट को तो फिर इसका एक ग्राउंड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ एक ही ग्राउंड है यहाँ पर जिसके बेसिस पर उसको रिमूव कर सकते हैं, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू उसको रिमूव किया जाता है। हम देख लेते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है। इम्पीचमेंट जो रिजोल्यूशन है वो किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, लेकिन इसको 1/4 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए इस रिजोल्यूशन को, और 14 डेज का नोटिस देना है हमको प्रेसिडेंट को कि हम आपको इम्पीच कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इस रिजोल्यूशन को पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ठीक है, ये जो मेंबरशिप, ये जो मेजोरिटी है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए उसका रिजोल्यूशन, तब वो इम्पीच माना जाता है पर्सन। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास राइट टू अपियर होता है, राइट टू डिफेंड और राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ होता है। ठीक है, और टोटल मेंबरशिप का यहाँ पर इनको मेजोरिटी चाहिए होती है 2/3, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाती है। अगर ये मेजोरिटी से कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है इम्पीचमेंट का तो प्रेसिडेंट जो है इम्पीच माना जाता है। अब यहाँ पर इलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। इंडिया के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लोग इलेक्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को। लोगों के द्वारा जो चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे कि एमएलएज, एमपीज, वो लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम फॉलो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये वाला सिस्टम है जो कि यहाँ पर फॉलो होता है। और जनरल इलेक्शन में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? हमने अभी पढ़ा था कुछ क्लासेस पहले, होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम जनरल इलेक्शन में होता है और ये वाला सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है। फिर यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है एक। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, वो लोग ही सिर्फ यहाँ वोट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। और जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। जो बैलेट जो दिए जाते हैं पेपर्स वो सीक्रेटली लोगों को दिए जाते हैं, आपस में नहीं देख सकता कोई, ओपन नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसके लिए ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी मेंटेन रहे। ठीक है, फिर इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? इलेक्टोरल कॉलेज में सारे इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के, सारे इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के। ठीक है, यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं आती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आती हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और इलेक्टेड मेंबर जो यूटीज़ की जो लेजिस्लेचर हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, ये 2 यूटीज़ हैं, उसके जो भी लेजिस्लेचर हैं, इलेक्टेड लेजिस्लेचर, वो लोग यहाँ पर वोट करते हैं। ठीक है, कौन कौन वोट नहीं करता है ये देखिए ज़रा।
सबसे पहली बात तो नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो नहीं करते हैं वोट। और इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कोई भी मेंबर यहाँ पर वोट नहीं करता है। इंडिया में कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं? 6, ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं, आप रिसर्च करो और मुझे बताओ, ठीक है। कुछ यहाँ मैनर दिया है, ठीक है, कि कैसे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, ठीक है, और फिर सबको एक एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जो कि सीक्रेट रहेगा। फिर सब लोग अपनी यहाँ प्रेफरेंसेस लिखेंगे 1 2 3 4 में। जैसे 4 कैंडिडेट अगर खड़े हुए हैं तो 4 कैंडिडेट को वो प्रेफरेंस में जमाएंगे कि हम पहले किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। चलो मान लो वो वाला प्रेसिडेंट नहीं बना तो दूसरे नंबर पर हम किसको प्रेफर करते हैं, तीसरे नंबर पर किसको करते हैं। ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और फिर पहले नंबर वाले को देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंसेस किस पर्सन को मिली हैं। अगर वो पर्सन जीत गया तो फिर वो प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अगर उस पर्सन को कम फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिली हैं, फिर दूसरे नंबर वाले को देखा जाता है। ऐसे लाइन से फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे को कंप्लीटली देखा जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो जिस भी पर्सन ने यहाँ पर जो एक मिनिमम कोटा होता है, रिक्वायर्ड कोटा, वो अगर यहाँ पर हासिल कर लिया है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर ये पूरा इलेक्शन है उसको रेगुलेट करती है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को देखती है पूरा, है ना। यहाँ पर हर कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, सिर्फ वही पर्सन यहाँ पर नॉमिनेट हो सकता है जिसके साथ 50 लोग जाएं पहले, है ना, प्रपोज करें और फिर बाद में 50 लोग उसको सपोर्ट करें। तो 50 लोग पहले ज़रूरत पड़ती है प्रपोज करने के लिए और फिर 50 बाद में उसको सपोर्ट करें। तो ऐसे 100 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके कोई पर्सन खड़ा हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, और नेशन का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसको सबको एक यूनिफॉर्मिटी में मेंटेन करना पड़ता है इस इलेक्शन को। ये इलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी आए, इसके लिए क्या करते हैं कि देखिए एमएलए का वोट कैसे निकालते हैं। जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जितनी भी पॉपुलेशन है उसके नंबर यहाँ पर, है ना। देन उसके बाद टोटल कितने एमएलए हैं उस स्टेट में, कितने एमएलए नंबर्स, उनके नंबर्स, ठीक है, इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये एमएलएस की वैल्यू आ जाती है। देन एमपीज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि टोटल जो एमएलएज हैं, टोटल एमएलए की जो वैल्यू आई है यहाँ से, टोटल एमएलए की जो वैल्यू है ना, नंबर्स में आती है ये वैल्यू, उसको डिवाइड करते हैं टोटल एमपीज कितने हैं, टोटल एमपीज कितने नंबर में है, ठीक है ना। एमपीज कितने 550 से मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 550 आएगा, नीचे ज़्यादा आएगा क्योंकि राज्यसभा के भी 200-250 यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। और जो इलेक्टोरल कोटा है, जो हमें रिक्वायर्ड कोटा चाहिए किसी पर्सन को जीतने के लिए, तो वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो यहाँ पर ये वैलिड वोट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, इनको डिवाइड करेंगे किससे, 2 + 1, ठीक है ना। अब जितना भी यहाँ पर जो भी सम आएगा वो किस पर्सन का सबसे ज़्यादा सम है वो पर्सन ऐसे जीत जाएगा, ठीक है ना। ये वैलिड वोट का ये रिक्वायर्ड कोटा का फॉर्मूला है और ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एमपीज और एमएलएस की वैल्यू निकालते हैं। इसको ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था क्योंकि, है ना, ऐसा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। फिर यहाँ कुछ वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है, ठीक है, वैकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की पोस्ट, तो फिर क्या होता है। अगर देखिए नॉर्मल एक्सपायरी ऑफ 5 साल, मतलब अगर नॉर्मल एक्सपायरी हो रही है, 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं और फिर सीट वैकेंट हो रही है, तो फिर जितने जल्दी होगा उतने जल्दी इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर, यहाँ पर 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर अगर एकदम सडन यहाँ पर वैकेंट हो गई सीट, जैसे कि डेथ हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूव कर दिया, या कोई भी तरीके से एकदम सडन यहाँ पर वैकेंट हो गई सीट, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं और वो पोस्ट संभालते हैं एज अ प्रेसिडेंट। और अगर मान लो थोड़े दिन के लिए बीमार है प्रेसिडेंट या कहीं गया है, तब भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो यहाँ पर पोस्ट संभालते हैं। लेकिन अगर एक्सपायरी हो रही है, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो 5 साल कंप्लीट होने के पहले पहले इलेक्शन करवाया जाता है और फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट को चुना जाता है। और जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता तब तक वो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट जो होता है वही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि अगर कोई भी जो प्रेसिडेंट की जो सीट अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट इसकी पोस्ट को एज्यूम करता है। और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस टाइम पर उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास।
सबसे पहली चीज़ तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो सारे इसके नाम पर ही होंगे, इसके बिहाफ पर होंगे, ठीक है। जो भी कोई भी एक्शन लेना है फॉर्मली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही लिए जाएंगे, या तो है ना, अब वो या तो खुद लेगा वो एक्शंस, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक्शंस लेंगे, वो डिसीजन लेंगे, लेकिन किसके नाम पर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। पीएम को यही अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर पीएम की एडवाइस पर अदर मिनिस्टर्स को वो अपॉइंट करता है। पहले किसको करता है? वो पीएम को। फिर पीएम के एडवाइस पर वो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और किसको अपॉइंट करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी यही अपॉइंट करता है। फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी को ये अपॉइंट करता है। गवर्नर्स ऑफ जितने स्टेट्स हैं सबके, उनको ये अपॉइंट करता है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन को भी यही अपॉइंट करता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या चल रहा है पीएम से, तो वो ले सकता है प्रेसिडेंट। देन उसके बाद पीएम सबमिट करता है ये प्रेसिडेंट को कोई भी बात जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बात की गई है, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई सा भी डिसीजन लिया है तो वो कौन बताता है प्रेसिडेंट को? वो पीएम बताता है। पीएम क्या करता है? एज अ कम्युनिकेशन चैनल काम करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ कमीशंस हैं, उनको ये अपॉइंट करता है, जैसे कि SC/ST कमीशन है या OBC कमीशन है, ओके। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल को भी ये अपॉइंट करता है या क्रिएट करता है। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। और फिर ये यूटीज जो होती हैं जितनी, उनको ये डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता है। तो ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ये याद रख लो आप, ठीक है। अब कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स अलग होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग होती हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है कि वो पार्लियामेंट के सेशंस को बुला सकता है और ख़त्म कर सकता है। प्रोरोग और समन। समन मतलब उसको कॉल करना, और प्रोरोग मतलब एंड करना सेशंस को, ठीक है। जैसे और लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है वो, ओके। ज्वाइंट सिटिंग को ये प्रेसिडेंट बुलाता है। पार्लियामेंट को एड्रेस करता है जब जनरल इलेक्शन के टाइम पे या फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है। फिर ये हाउसेस को कुछ कुछ मैसेज भेज सकता है ना, कुछ भी अगर इसको बताना है, बात करनी है, तो ये हाउसेस को मैसेज भेज सकता है अपना। देन उसके बाद ये लोकसभा का जो स्पीकर है उसको ये अपॉइंट करता है, ठीक है। और अगर स्पीकर को अपॉइंट नहीं करते हैं, अगर स्पीकर नहीं है लोकसभा में कोई, तो फिर ये किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो थोड़े टाइम के लिए स्पीकर का रोल करेगा। प्रो टाइम स्पीकर हमने जैसे बात सुनी थी ना, प्रो टाइम स्पीकर कौन होता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कि फिर वो जो रियल स्पीकर है उसके लिए इलेक्शन करवाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोई स्पीकर नहीं है या फिर राज्यसभा में कोई चेयरमैन नहीं है, तो फिर वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी पर्सन को वो काम करने के लिए, प्रिसाइड करने के लिए, ठीक है। फिर 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं ये, है ना, राज्यसभा में, और 2 लोगों को करते हैं लोकसभा में। अब तो ये कैंसिल हो गया है ना, ये एंग्लो इंडियन जो है वो अब नहीं है, ओके। 12 लोगों को राज्यसभा में करते हैं। और फिर कुछ ऐसे बिल्स हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रीयर रिकमेंडेशन के बाद ही आते हैं, जैसे कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी बिल है, ठीक है, या स्टेट की बाउंड्रीज अगर चेंज करनी है तो उससे रिलेटेड कोई भी बिल है, ओके, या न्यू स्टेट बनाना है, स्टेट से लेकर कोई भी काम है वो, और कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई काम है वो, मतलब मनी से रिलेटेड काम यहाँ पर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचाया जाता है तो ये भी लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है ना। तो कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला तो वो उसको असेंट दे दे, ठीक है, या उसको मना कर दे, ओके, या फिर उसको रिटर्न कर दे, है ना, बिल को फिर से रिटर्न कर दे। लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, याद रखना है आपको। अगर रिटर्न कर देता है बिल, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर बिल रिटर्न कर देता है और फिर जो हाउस है, जो पार्लियामेंट है, वो फिर से उसको वो बिल भेजती है सेम टू सेम, तो फिर उसको सेकेंड टाइम वो रिटर्न नहीं कर सकता और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? असेंट देनी ही पड़ेगी, ओके। सेकेंड टाइम में ये कुछ नहीं कर सकता, ओके। देन उसके बाद अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा सेम टू सेम करे, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट के पास 3 चीज़ें नहीं होती, 4 होती हैं। कौन सी? सबसे पहले तो असेंट कर सकता है उसको, देन उसके बाद उसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर उसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। ये यहाँ स्टेट में भी फॉलो होता है। अगर यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो फिर से वही बिल सेम टू सेम भेजती है, तब भी प्रेसिडेंट चाहे तो फिर से यहाँ पर वापस से भेज सकता है। यहाँ पर वो दोबारा तीसरी बार रिटर्न नहीं कर सकता, एक बार बस रिटर्न भेज सकता है, तीसरी बार यहाँ पर नहीं भेज सकता यहाँ पर। लेकिन वो कितनी ही बार चाहे तो वो रिटर्न कर सकता है बिल स्टेट लेजिस्लेचर को बार बार, ओके। फिर वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ये भी लेजिस्लेटिव पावर में आ जाता है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि वो ऑर्डिनेंस सिर्फ उस सब्जेक्ट में इशू कर सकता है जिस सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है ना। जहाँ तक पार्लियामेंट की पावर्स हैं लॉ बनाने के लिए, वहीं तक ऑर्डिनेंस बना सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और वो ऑर्डिनेंस कब बनाता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। और फिर बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट आती है ना, ये आर्टिकल 1, 2, 3 में है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑर्डिनेंस बनाना बहुत आसान होता है, 1, 2, 3 और ऑर्डिनेंस पास, है ना, इस तरीके से याद रख लो। ओके, जब भी सेशन नहीं है तब भी बनाते हैं। अगर ऑर्डिनेंस अभी बनाते हैं तो ये कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस को कैंसिल भी कर सकता है ये। उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस बनता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अप्रूवल पे ही बनता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अप्रूवल पर ही ये ऑर्डिनेंस बनता है ना। मन से ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो खुद के अकेले अपने मन से नहीं बना सकता है ऑर्डिनेंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही वो ऑर्डिनेंस निकालेगा। देन उसके बाद इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, मतलब ये पहले से लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये कोई भी एक्ट को रिपील कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, किसी दूसरे ऑर्डिनेंस को भी, सेम जैसा लॉ रहता है वैसे ही ऑर्डिनेंस रहता है, बस इसमें एक चीज़ रहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, टैक्स लॉ को वो अमेंड कर सकता है, ठीक है ना, टैक्स लॉ हो गए और अदर लॉज जो हैं, अदर लॉज उनको भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ये नहीं ला सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अगर वो ऑर्डिनेंस लेकर आता है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको। और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना, ये जनरली डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स ही कर लेते हैं ना, ऑर्डिनेंस बना देते हैं बिना कोई डिस्कशन के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, तो ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कहीं कहीं, जैसे कि यूएसए में नहीं है, यूके में नहीं है, इंडिया में लेकिन ये है, ठीक है ना। और क्या है इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स, ये कैग की रिपोर्ट जो है, यूपीएससी की रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, और अदर ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो वो पार्लियामेंट में कौन रखता है, प्रेसिडेंट रखता है। तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी काम प्रेसिडेंट करता है वो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसकी, ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स भी भेजना उसकी एक पावर है। उसके बाद वो पीस, प्रोग्रेस या गुड गवर्नमेंट के लिए अंडमान निकोबार की और ये कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर वो रेगुलेशंस बना सकता है, ठीक है ना, तो वो पार्लियामेंट का काम डायरेक्ट वही कर रहा है ना। ये कुछ लोकेशंस हैं, कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पर पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट लाने के लिए वो रेगुलेशन बना सकता है, ठीक है। अब कुछ उसकी फाइनेंशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या हैं कि सबसे पहले बात तो जो मनी वेल है वो इसके प्रीयर रिकमेंडेशन से ही आता है, तो ये इसकी पावर है। उसके बाद जो बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो यही पार्लियामेंट में ले करता है, ठीक है ना, इसके बिहाफ पर ही तो फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आती हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। ओके, फिर कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट यहाँ पर नहीं ला सकता एक्सेप्ट इसकी रिकमेंडेशन, पहले इसकी रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए इसकी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो भी फंड है ना, जो भी उसके मैटर हैं वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संभालते हैं, उससे पैसे सिर्फ वही निकाल सकते हैं। ओके, फाइनेंस कमीशन जो है और वो बनाते हैं, ये फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है, तो हर 5 साल में, है ना। देन जुडिशल पावर्स देख लेते हैं, इनकी जुडिशल पावर क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करते हैं, बाकी जजेस को भी अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो सब ये अपॉइंट करते हैं, ये इनकी पावर है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, आर्टिकल 143 है ना, 143 के अंदर ये लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद ये पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन ये कर सकते हैं, मतलब ये पार्डन दे सकते हैं, ये लोगों को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को पनिश किया है तो प्रेसिडेंट चाहे तो वो पार्डन दे सकता है, या उसके पास और भी ऑप्शन है। तो पार्डन मतलब होता है एकदम एकदम क्लीन कर देना, मतलब पूरी तरीके से माफ़ कर देना, उसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं रहेंगे, आगे चल के कभी कोई दिक्कत नहीं होगी उसे, वो पूरी तरीके से उसको माफ़ कर दिया गया है, ठीक है ना, सारे सेंटेंसेस, सारे कन्विक्शन सब हटा दिया, मतलब वो पर्सन एकदम क्लीन हो गया। रिप्राइव मतलब क्या होता है, रिप्राइव का मतलब होता है कि उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, मतलब उसको फांसी की सज़ा मिली है तो अभी उसका जो टाइम है ना उसको बढ़ा दिया है, मान लो उसको 1 महीने बाद फांसी देनी थी किसी पर्सन को, तो उसको रिप्राइव में ये होता है कि 1 साल बाद फांसी मिलेगी, अब अभी तुम्हें टाइम मिल गया है बीच में, तो रिप्राइव का ये रहता है, डेथ में ही मिलती है स्पेशली ये। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी पनिशमेंट है उसको थोड़ा सा कम हार्ड कर दिया है, मतलब ठीक है, पहले बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिली थी, बहुत ही बेकार पनिशमेंट दी थी, अब उसको उसका नेचर थोड़ा सा हल्का कर दिया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उसको हार्ड नहीं रखा है। ये इसका रीज़न होता है कि हम आपके पनिशमेंट को कम क्यों करें, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी मतलब आप बीमार हो गए हो या डिसेबल हो गए हो या कोई भी आपकी ऐसी मजबूरी आ गई है कि हम आपको ज़्यादा पनिश नहीं कर सकते हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं ना, अगर आप वुमेन हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपकी जो भी सज़ा है उसको थोड़ा सा कम हार्श कर दिया जाएगा, ठीक है।
फिर रेमिशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेमिशन का मतलब होता है टाइम पीरियड कम कर देना। मान लो 5 साल की सजा मिली थी, हमने 2 साल की कर दी है ना, प्रेसिडेंट चाहे तो 2 साल की सजा कर सकता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कम करते हैं, और यहाँ पर जो सजा का जो नेचर है ना उसको कम कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, जो भी उसकी हार्डनेस होती है ना पनिशमेंट की उसको कम कर देते हैं यहाँ पर। फिर कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि ऐसी कि जो पनिशमेंट है उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अभी उसको बोला था कि पत्थर तोड़ो तुम, फिर बोल दिया कि नहीं अब तुम बस जेल में बंद रहोगे। तो जो पनिशमेंट का जो टाइप है उसको थोड़ा सा हल्का फॉर्म में कर दिया। यहाँ पर कोई रीज़न होता है, रिप्राइव में क्या होता है, सॉरी रिस्पाइट में क्या होता है, रिस्पाइट में कोई रीज़न की वजह से उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम किया जाता है, ठीक है, उसके हार्डनेस को कम किया जाता है। यहाँ पर नॉर्मली बिना किसी रीज़न के भी किसी पर्सन की अगर हमको पनिशमेंट को कम करना है और पनिशमेंट चेंज कर देते हैं, जैसे पत्थर तोड़ने से है चलो तुम अब खेती में अब तुम खेती करो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ओके। देन कुछ मिलिट्री पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सबसे पहली बात तो ये सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन मिलिट्री का, ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, सारी फोर्सेस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और सिर्फ प्रेसिडेंट ही जो है वो वॉर या पीस डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है ना। किसी भी कंट्री के साथ अगर वॉर डिक्लेयर करना है तो प्राइम मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, और प्रेसिडेंट के नाम पर ही हो सकता है, और वही सिर्फ पीस कंक्लूड कर सकता है, ठीक है। और फिर जो पीस कंक्लूड होगी या जो वॉर जो डिक्लेयर करेगा वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के उस पर रहता है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पर जो डिक्लेरेशन है वो प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है, बाद में अप्रूवल लेना रहता है। फिर डिप्लोमेटिक्स पावर है इसकी, कैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट्स ये साइन करता है, इसके बेसिस पे होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के बेसिस पे। फिर बाद में पार्लियामेंट को अप्रूवल करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना, बाद में फिर पार्लियामेंट के अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम्स में, ओके। और फिर जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमीशन, सबको ये रिसीव करता है, मतलब इंडिया का हेड है क्योंकि, तो फिर सारे जो भी इंटरनेशनल मैटर्स हैं सब इन्हीं के अंडर होते हैं। इमरजेंसी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल 356 और 365 दोनों के अंदर मिलाकर ये प्रेसिडेंट रूल लगता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लगाता है, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ वेटो पावर्स होती हैं। वेटो पावर मतलब क्या रहता है, ये रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ये किसी चीज़ को रोक सकते हैं, किसी बिल को ये रिजेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो वेटो मतलब होता है रोकना, रिजेक्ट करना, मना करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या वेटो करते हैं ये। एक रहता है एब्सोल्यूट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो का मतलब होता है कि बिल को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। जैसे बिल आया प्रेसिडेंट के पास, और है ना पार्लियामेंट ने पास करके भेजा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट ने वहाँ कैंसिल कर दिया कि नहीं इस बिल को मैं पास नहीं करूँगा, तो वो एब्सोल्यूट वेटो है, पूरी तरीके से मना कर दिया, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, यूजुअली प्राइवेट मेंबर के बिल में होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट मेंबर का कोई बिल पास हो गया पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट के पास पहुँच गया, तो प्रेसिडेंट उसे एब्सोल्यूट वेटो करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट किसकी बात मानता है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कोई प्राइवेट मेंबर, अपोजिशन मेंबर का बिल पास हो, है ना। तो ये इस केस में हो सकता है। और फिर ऐसे केस में जहाँ पर कैबिनेट जो है वो रिजाइन, जो जिस कैबिनेट ने जो बिल पास करके भेजा था प्रेसिडेंट के पास, वो कैबिनेट अब नहीं रही, वो रिजाइन करके चली गई, जो दूसरी कैबिनेट आई है उसने फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि इसको वेटो कर दो, है ना। इस तरीके से होता है ये। सस्पेंसिव वेटो क्या रहता है, अभी हमने पढ़ा कि वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है ना, एक बार बिल को वो रिकंसिडरेशन के पास भेज सकता है, एक बार वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन जब सेकेंड बार उसको बिल आता है उसके पास वही बिल, तब उसको वो पास करना पड़ता है। तो एक बार के लिए सस्पेंड कर सकता है, लेकिन फिर दोबारा उसको जब रीपासेज होता है, फिर से आता है, तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है क्वालिफाइड वेटो यूएसए में। इंडिया में क्या है, सस्पेंसिव वेटो है कि एक बार भेज सकता है, एक बार सस्पेंड कर सकता है बिल को, लेकिन दूसरी बार उसको मानना पड़ता है। अब यहाँ यूएसए में कॉन्सेप्ट है क्वालिफाइड वेटो का, कि अगर जिस मेजोरिटी से वो बिल भेजा गया था पहली बार में, उस मेजोरिटी के बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेज दिया, बिल को रिटर्न कर दिया, तो अब जो बिल आएगा ना उसको उससे ज़्यादा मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो यूएस प्रेसिडेंट जो है उसको बिल मानना पड़ता है। मतलब क्वालिफाई उसको क्या करना पड़ेगा कि जो पहले मेजोरिटी मिली थी उस बिल को, अब उससे ज़्यादा मेजोरिटी के साथ उसको भेजो आप पास करके, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन हो जाती है, क्वालिफाइड रहता है, हायर मेजोरिटी के साथ उसको भेजना रहता है, ओके। अब ये जो सस्पेंसिव वेटो है इंडिया में, वो मनी बिल के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत मेन है। पॉकेट वेटो क्या होता है, पॉकेट वेटो मतलब होता है पॉकेट में रख ली कोई चीज़ और भूल गए, ठीक है, मतलब इसको डिले करने के लिए रहता है ये। इसमें ना तो प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव कर रहा है, ना तो वो रिजेक्ट कर रहा है, बस वो रखे है, ठीक है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है, तो पॉकेट में रख के बैठा है, पेंडिंग कर रहा है कि इसको कुल मिला के डिले कर रहा है वो उसकी, है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि इंडिया में, ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है कि कब तक वो किसी बिल को रिजेक्ट करे या कब तक वो अपना अप्रूवल दे। इंडिया में प्रेसिडेंट चाहे तो इंडेफिनिट पीरियड तक बिल रख सकता है अपनी जेब में, है ना। पॉकेट वेटो यहाँ पर इंडेफिनिट है ना, मतलब अगर उसको पास नहीं करना है कोई बिल और रिजेक्ट भी नहीं करना है तो फिर वो सालों साल भी रख सकता है बिल को। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो या आप पास कर रहे हो, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होते हैं, उनको लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई वेटो पावर नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सिर्फ पास करना पड़ता है, यही उसके पास पावर होती है, वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं हम, क्या पोजीशन है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, तो इसमें बोला था कि प्रेसिडेंट को जो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी एडवाइस माननी ही पड़ेगी, वो उसकी एडवाइस से बाउंड है, मतलब वो उसकी एडवाइस को मना नहीं कर सकता है। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं जिसको। ठीक है, फिर 44th अमेंडमेंट में लेकिन बोला गया कि हाँ बाउंड है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन वो एक बार उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है ना, एक बार वो एडवाइस को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ये चीज़ है। फिर प्रेसिडेंट के पास बहुत कम डिस्क्रिप्शन होता है, सिर्फ ये 3 कंडीशन है जिस मैटर में वो खुद की सोच सकता है, खुद का दिमाग लगा सकता है, खुद का डिस्क्रिप्शन है। ठीक, जब कोई भी पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी में नहीं है तब प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है और फिर बोल सकता है कि अब आप अपना मेजोरिटी प्रूव करो। ठीक है, फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी में नहीं रहा, ठीक है, कॉन्फिडेंस में नहीं रहा, तो फिर वो उसको डिसमिसल कर सकता है, उसको वहाँ से कुर्सी से खाली करने को बोल सकता है। ठीक है, और फिर लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है अगर उसको समझ आता है कि यार यहाँ पर अब कोई मेजोरिटी नहीं बची है। ठीक है, तो वो डिसॉल्व कर देगा। ये 3 बस उसके डिस्क्रिशनरी पावर हैं। अब हम आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी लगभग सेम है, सिटीजन इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, बट यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन, जैसे कि प्रेसिडेंट में लोकसभा की थी, यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के पास, राज्यसभा का वो मेंबर बन सके ये उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर सेम यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन प्रेसिडेंट की भी हैं, यहाँ बस लोकसभा था, यहाँ राज्यसभा है। ओके, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है ये है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसमें कौन कौन से ऑफिस नहीं आते हैं। सिटिंग प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं आता है, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं आता है, फिर गवर्नर्स के ऑफिस नहीं आते हैं, और फिर मिनिस्टर्स के ऑफिस भी नहीं आते हैं, स्टेट या यूनियन के मिनिस्टर, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। ओके, फिर एमपीज एंड एमएलए जो रहते हैं वो एलिजिबल रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, या कोई से भी। ठीक है, तो एमपीज और एमएलए जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, पर उनको अपने जो भी सीट है, जिस हाउस के भी वो एमएलए एमपीज हैं, उधर से उसको खाली करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कैसे होता है, वो कैसे नॉमिनेट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा प्रेसिडेंट के लिए 50 लोग पहले इनिशिएट करते हैं, फिर 50 लोग बाद में सपोर्ट करते हैं, ऐसे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 लोग पहले इनिशिएट करते हैं, फिर 20 लोग बाद में सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 20-20-40 लोगों की जरूरत पड़ती है, और प्रेसिडेंट में 50 और 50 100 लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इलेक्शन यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कैसा कि यहाँ के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब पार्लियामेंट के सारे मेंबर मिलकर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो सिस्टम वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिस्टम वही है, सीक्रेट बैलेट का यूज होता है जैसा कि प्रेसिडेंट में होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर स्टेट का कोई रोल नहीं होता है ना, ये चीज़ देख लीजिए, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स यहाँ पर वोट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 5 साल है। ठीक है, 5 साल ही रहेगा, और री इलेक्ट हो सकता है वो कितनी ही बार। ठीक है, 5 साल रहेगा और री इलेक्ट हो सकता है। अगर रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। ठीक है, और एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए वो। ओके, अगर वैकेंसी आती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तब फिर क्या देखो किस तरीके से वैकेंसी आती है। पहले तो उसका जो 5 साल का टर्म है वही कंप्लीट हो जाए, तो फिर यहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, है ना, एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फिर अगर वो रिजाइन कर देता है या रिमूव कर देते हैं उसको, या फिर उसकी डेथ हो जाती है ना, या किसी भी केस में, तब फिर क्या होता है कि वैकेंसी को यहाँ पर फिल करना पड़ता है जल्दी जल्दी इलेक्शन करवा के। मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट को कोई और एक्वायर नहीं कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट अगर एक बार खाली हो गई तो फिर इलेक्शन ही करवाने पड़ेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट अगर खाली हो जाती है तो उसको कौन एक्वायर करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खुद में खाली हो गई है तो फिर उसके लिए इलेक्शन ही होता है, कोई और पर्सन नहीं बैठा है यहाँ पर। ठीक है, पावर और फंक्शन क्या है इसके। राज्यसभा का चेयरमैन होता है, सबसे पहली पावर यही है, जैसे कि स्पीकर होता है लोकसभा का चेयरमैन, ऐसे ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। फिर जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, प्रेसिडेंट की सीट जो रहती है वैकेंट रहती है, तब ये फंक्शन करता है प्रेसिडेंट की तरह। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट की तरह ही पूरी ड्यूटीज और सब निभाता है, और प्रेसिडेंट की तरह ही इसको सारे पावर फंक्शन मिलते हैं। ओके, ये इसकी पावर्स हैं और कुछ नहीं।
रिमूव करना है तो यहाँ पर कोई इम्पीचमेंट की तरह रिमूव नहीं करते जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव करते हैं। यहाँ पर एक रेजोल्यूशन आता है राज्यसभा में, ठीक है, वो रेजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए राज्यसभा में, और लोकसभा उस पर एग्री कर दे बस कि हाँ ओके, सिंपल मेजोरिटी से एग्री हो जाए लोकसभा और इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन पास हो जाए, तो फिर वो पर्सन जो है वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो जाते हैं, और फिर 14 डेज का नोटिस तो देना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पर आप वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे। प्रेसिडेंट के लिए एक ग्राउंड मेंशन है, कौन सा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो ग्राउंड पे सिर्फ प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हो, यहाँ पर कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ही हमारा लेक्चर बढ़िया था, बहुत शानदार लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको यूपीएससी ओलंपियाड से जुड़ना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस पर जुड़ जाए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।